छात्र छात्राओं, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, अपने बीए पार्ट सेकेंड यानी संसाधन भूगोल, इस संसाधन भूगोल में अपने अध्ययन कर रहे थे, यानी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें अपने सबसे पहले अपने उसका देख लिया था वास्य क्षेत्र। तो वास्य क्षेत्रों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो मानव के लिए क्षेत्रफल घिरे हुए है वो एशिया महाद्वीप या एशिया महाजन समूह के नाम से जाना जाता है। ये है आज जो अपना टॉपिक है, वो है अवास्य क्षेत्र यानी द नॉन एक्यूमेंस। इसका तात्पर्य ये है कि अवास्य क्षेत्र का मतलब कि जहां पर मानव जाति रह नहीं पाती, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अवास्य क्षेत्र कहा जाता है। यानी वहाँ की जो जलवायु है वो मानव जाति के लिए रहने योग्य नहीं रहती है। उसी कारण से उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अवास्य क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें अपने बात करें कि पृथ्वी के थल क्षेत्र का लगभग 70% बिना बसा हुआ क्षेत्र है। यानी पृथ्वी के थल क्षेत्र का लगभग 70%, लगभग 70% बिना बसा हुआ क्षेत्र है। बिना बसा हुआ क्षेत्र है। यानी पृथ्वी के थल क्षेत्र का लगभग 70% क्षेत्र ऐसा है जिसपे कि कोई मानव जाति नहीं रहती। वहां बिल्कुल निर्जन क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें संसार की 5% से भी कम जनसंख्या रहती है। जिसमें संसार की 5% जनसंख्या की रहती है। 5% जनसंख्या ही रहती है। इन प्रदेशों में मानवीय बस्ती न होने के मुख्य कारण, इन प्रदेशों में मानवीय बस्ती न होने के कारण जलवायु और भूमि की बनावट है। जलवायु और भूमि की बनावट है। गैर आबाद प्रदेश निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं। यानी गैर आबाद क्षेत्र यानी अवास्य क्षेत्र मुख्यतः अवास्य क्षेत्रों की संख्या 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। तो छात्रों, इसमें जो क्वेश्चन बचता है वो बहुत ही कॉस्ट क्वेश्चन है। हर बार इसमें क्या होता है? रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो इसमें पहला है अति ठंडी प्रदेश यानी कोल्ड लैंड्स। पहला अति ठंडे प्रदेश। सेकंड है अति ठंडे प्रदेश के बाद में
मरुस्थल एंड शुष्क प्रदेश यानी गर्म, मरुस्थल शुष्क प्रदेश। थर्ड है विषुवतरेखीय आर्द्र वन, विषुवतरेखीय आर्द्र वन। फोर्थ है ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत। तो ये जो चार अपने पास में आवासीय क्षेत्रों की संख्या में अपने काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आता है अति ठंडे प्रदेश। अब अति ठंडे प्रदेश की अपनी चर्चा करें तो अति ठंडे प्रदेश जैसे ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब ये ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, हमेशा क्या बर्फ जमी रहती है। तो हमेशा जहाँ पर बर्फ जमी होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या अपना निवास स्थान रह पाएगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यानी मानव अपने आप में जलवायु के प्रति सेटल्ड करने के लिए यानी अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देता है जलवायु का, कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और यदि मिडिल बीच की जलवायु है तो मानव अपने आप क्या करेगा, उस क्षेत्र में अपना आवास स्थापित कर लेगा, उससे उस क्षेत्र में काफ़ी जनसंख्या का संकेंद्रण हो जाता है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले अति ठंडे प्रदेश, आर्कटिक तथा एंटार्कटिक प्रदेश। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक प्रदेश, आर्कटिक तथा अंटार्कटिक प्रदेश विश्व के सबसे ठंडे प्रदेश हैं। विश्व के सबसे ठंडे प्रदेश हैं, विश्व के सबसे ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ शीतकाल बहुत लंबा, यहाँ शीतकाल बहुत लंबा, शीतकाल बहुत लंबा, कठोर तथा अक्षाय होता है, कठोर तथा अक्षाय होता है। यानी बहुत लंबा होता है, कठोर होता है तथा अक्षाय होता है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप तो निर्जन प्राय है ही। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप तो निर्जन प्राय है। अंटार्कटिका महाद्वीप तो निर्जन प्राय है, जो कौन से दक्षिणी गोलार्ध का निर्जन प्राय है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश भी विरल आबादी है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश
भी विरल आबादी है, भी विरल आबादी है। यहाँ कुछ आकेटक जनजातियां रहती हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कुछ आकेटक जनजातियां रहती हैं, यानी आकेटक शिकार करने वाली जनजातियां रहती हैं। जो शिकार करने वाली जितनी भी जनजातियां हैं वो आदिवासी जनजातियों की श्रेणी में मानी जाती हैं, और जिनकी जनसंख्या क्या होती है, अल्प होती है। जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन मौजूद होते हैं वे अवश्य ही मानव के स्थायी निवास के क्षेत्र बन गए हैं। जैसे अपने उदाहरण के लिए गैलीवियर है जो स्वीडन में, लोएस के यूक्रेन घाटी कनाडा में है, फेयरबैक्स है, फोर्टबेट यूक्रेन है, अलास्का में स्वर्ण तथा साइबेरिया में स्वर्ण, पेट्रोलियम, कोयला तथा नमक उत्पादन होने के कारण कठोर शीतल जलवायु के बावजूद भी यहाँ स्थायी आवास स्थापित हो गए हैं। अब है सेकंड, इसके बाद में अपना मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश। दूसरा मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश के बारे में अपने बात करते हैं। तो जो मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश है इसमें वे सभी क्षेत्र जहाँ वाष्पीकरण की दर जो वृष्टि से भी अधिक होती है तो शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय कहलाते हैं। इन प्रदेशों की जो मुख्य जो जलवायु है वो क्या होती है कि बिल्कुल क्या होती है, विरल होती है, और यहाँ आबादी होते हुए भी इनकी प्रमुख समस्या जल की कमी या अनुपस्थित होती है। और यदि यहाँ जल की व्यवस्था हो जाती है तब वहाँ कृषि सफलतापूर्वक कर ली जाती है। तो इसमें अपने बात करें कि जो मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश, तो मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश इससे जिस क्षेत्र में यानी तापमान अधिक होता है, तो तापमान अधिक होता है तो उस क्षेत्र में मनुष्य अपने आप को तथा जलवायु को सेट नहीं कर पाता, और सेट नहीं कर पाने की वजह से उस क्षेत्र में जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। अब जहाँ पर यदि कहने का मतलब जो उस क्षेत्र में जैसे अपने बात करें, जैसे बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, अपने बीकानेर की बात करें, अपने राजस्थान से ले लेते हैं, तो उस क्षेत्र में वहाँ क्या टेम्परेचर अधिक रहता है। गर्मियों में टेम्परेचर से मई जून के महीने में वहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री चला जाता है। अब उस क्षेत्र में यदि 48% टेम्परेचर चला गया तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के लोग उस क्षेत्र में क्या रहना पसंद करेंगे, उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था हो रही, ना कोई ये वनस्पति है। अब उस जिस क्षेत्र में वनस्पति नहीं है तो उस क्षेत्र में स्वाभाविक है कि वहाँ पर वहाँ की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें काफ़ी व्यवधान हो जाता है। इस कारण से वहाँ के लोग इसके अनुकूल नहीं हो पाते। अब वे सभी क्षेत्र जहाँ वाष्पीकरण की दर, सेकंड की बात करते हैं अपने मरुस्थल की, वे सभी क्षेत्र जहां वाष्पीकरण की दर, वृष्टि दर से अधिक होती है, वृष्टि दर से अधिक होती है, वृष्टि दर से अधिक होती है, शुष्क प्रदेश या मरुस्थल कहलाते हैं। शुष्क प्रदेश या मरुस्थल कहलाते हैं। स्पष्ट है? यानी ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि वे सभी क्षेत्र जहां वाष्पीकरण की दर वृष्टि दर से क्या होती है, अधिक होती है, तो वो क्षेत्र क्या होता है, शुष्क या मरुस्थल कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तापमान जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या अधिक है, और जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो उस क्षेत्र में
स्वाभाविक है, उसको डेजर्ट कह सकते हैं, अपने मरुस्थल कह सकते हैं, उसको शुष्क कह सकते हैं। अब इसमें शुष्क प्रदेश या मरुस्थल कहलाता है। शुष्क प्रदेश विरल आबाद होते हैं। इनकी प्रमुख समस्या जल की कमी या अनुपस्थित है। इनकी मुख्य समस्या, इनकी मुख्य समस्या पानी की कमी, ये मुख्य समस्या जल की कमी या पानी की कमी या अनुपस्थिति है। यदि वहां जल की व्यवस्था हो जाती है तब वहां कृषि सफलतापूर्वक होती है, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टियां खनिज संपन्न होती हैं तथा वहाँ फसल उगने का समय भी क्या होता है, लंबा होता है। मरुस्थलों का धरातल उजाड़ होता है, अतः वहाँ विरल आबादी मिलती है। नील घाटी, सिंधु घाटी, सोनारा मरुस्थल, नील घाटी, सिंधु घाटी, सोनारा मरुस्थल, और सोनारा मरुस्थल के बाद में जैसे ये क्षेत्र हैं मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य तथा यूरेशिया के कुछ मरुस्थल अवश्य अपवाद स्वरूप आबाद प्रदेश हैं। इन उर्वरक घाटियों तथा मरुधानों के अपवादों को छोड़कर शेष सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा, अरब, थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, आटाकामा, मैक्सिको विरल आबाद प्रदेश भी हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के अतिरिक्त जैसे अपने मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जैसे गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, शिनक्यांग मध्य एशिया आदि भी गैर आबाद या विरल आबाद क्षेत्र हैं। सभी मरुस्थलों में भ्रमणशील आखेटक जैसे कालाहारी के बुशमैन तथा बंजारे पशुचारक जैसे अरब तथा सहारा के बुद्धू निवास करते हैं। मध्य एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की सीमाओं पर भेड़ बकरियां चराने वाले कुछ मानव समुदाय रहते हैं। इन सभी मानव वर्गों का जीवन का स्तर बहुत ही निम्न होता है। जिन मरुस्थलों में बहुमूल्य स्वर्ण धातु या अन्य उपयोगी खनिज प्राप्त होते हैं वहाँ अपवाद स्वरूप अनेक नगर बसे रहते हैं, किंतु इन नगरों के लिए जल सहित जीवन की सभी सुविधाएं बाहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगोरले तथा कुलगार्डे और संयुक्त राज्य में क्रिक ऐसे मरुस्थल नगर हैं। अरब तथा लीबिया के आंतरिक क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम की उपलब्धता के कारण कुछ बस्तियां स्थापित हो सकी हैं। विश्वक्रेकीय आर्द्रवन जो तीसरा है, विश्वक्रेकीय आर्द्रवन, तो विश्वक्रेकीय आर्द्रवन है ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। विषुवत रेखा के दोनों ओर दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह क्षेत्र फैला हुआ है। यानी 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह क्षेत्र फैला हुआ है।
जो मध्य विश्वविद्यालय के संलग्न वनों की पेटी स्थित है। अमेजन बेसिन, इसमें अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ वर्ष भर ऊंचे तापमान, उच्च आर्द्रता तथा अधिक वर्षा के कारण संघन वन पाए जाते हैं। ये वन मक्खी, मच्छर, जो कीड़े मकोड़े से ग्रस्त क्षेत्र है। क्यों है कीड़े मकोड़े से ग्रस्त क्षेत्र? इसलिए है क्योंकि जो यहाँ क्या है कि जो वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है और वनस्पति के साथ साथ यहाँ वर्षा, यानी वर्षा भी काफ़ी अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वहाँ कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ का उत्पन्न काफ़ी संख्या में होता है। इसलिए इस क्षेत्र को कीड़े मकोड़े वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। अतः मानव निवास के अयोग्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो जहरीली मक्खियाँ पाई जाती हैं जो एक बार काटने के पश्चात यानी मानव जाति को काफ़ी ग्रसित कर देती हैं और वो नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए ये काफ़ी नुकसानदायक है। यहाँ फसलें उगाना, पशुपालन, पशुचारण भी कठिन होता है। वर्तमान समय में अमेजन तथा कांगो बेसिन के में अत्यंत विरल आबादी मिलती है। इन वनों के शोषण के अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो गई है। मृदा अपरदन, वायुजल की वृद्धि तथा नदियों में अवसादन की समस्याएं पारिस्थितिकी संतुलन को विक्षुब्ध कर रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि इन वनों के विनाश से विश्व का जलवायु संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त इन वनों में निवास करने वाले आर्किटेक्टों, संग्रहकर्ताओं तथा स्थानांतरित कृषकों जैसे मानव समुदाय की संस्कृति को भी क्या हो रहा है, नष्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में अपने ऊंचे पर्वत, जो फोर्थ है आवासीय क्षेत्रों में जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऊंचे पर्वत। जितने भी ऊंचे पर्वत होंगे, जितने भी ऊंचे स्थान होंगे, वहाँ वो मानव के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहाँ ना तो यातायात की सुविधा होती है, ना विद्युत की सुविधा होती है। अब जब यातायात की सुविधा नहीं होती है, ना कृषि अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो वहाँ मानव जाति अपना रहने के लिए योग्य नहीं मानती। अब जो पर्वतों का उच्चाई बहुत विषम होता है, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ ही मानव आवास कम हो जाते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को प्राय गैर आबादी हैं। जैसे हिमालय की बात करें, आल्प्स पर्वत है, राकी है, एंडीज है। पर्वतों में 250 मीटर से ऊपर के क्षेत्र प्राय जलविहीन माने जाते हैं। यानी 250 मीटर से ऊपर वाला स्थान यानी 250, 2500 यानी 2500 वर्ग किलोमीटर मानव के लिए जलवायु सही नहीं रहती, इसलिए वहां मानव जाति नहीं रह पाती, जनविहीन माना जाता है। उच्च अक्षांशों में इससे भी नीचे क्षेत्र जनविहीन है, किंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मानव बसाव के कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जैसे पेरू है, बोलिविया है। दक्षिणी अफ्रीका में समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी बहुमूल्य धातुएं उपलब्ध होने के कारण मानव बस्तियां स्थापित हो सकती हैं। किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर जिले में है, समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बहुमूल्य पत्थर खोदे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्यकर जलवायु होने के कारण कुछ श्रम्य पर्वतीय नगर समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक बस गए। अदिस अबाबा इथियोपिया, कंपाला युगांडा, क्वेंटो इक्वेडोर, नैरोबी केन्या, कैंडी श्रीलंका आदि नगर प्रमुख उदाहरण हैं। पश्चिमी एशिया में शाना यमन, तेहरान ईरान, पहलगांव जैसे गुलबर्ग है। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ की मनुष्य नहीं रह पाता। अब है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे ज्यादा जो है वो है, जैसे प्राकृतिक कारकों की बात करें, फर्स्ट है प्राकृतिक कारक। फर्स्ट है प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारकों में भी फर्स्ट नंबर पे आता है वो है स्थिति यानी लोकेशन। फर्स्ट नंबर पे क्या है? स्थिति। तो स्थिति किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव वहां के परिवहन और व्यापार, मानव विकास तथा अन्य देशों से संबंधों पर क्या होता है? आधारित होता है। अब संसार के लगभग 75% जनसंख्या महानगरों और समुद्रों की जो तट समीपस्थ सीमा पेटियों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो इसका मुख्य कारण स्थिति का प्रभाव है, क्योंकि तटीय पेटियों में मत्स्य प्राप्ति की, समुद्र परिवहन आदि की सुविधाओं के साथ साथ विशेष सुविधाएं भी हैं। तटीय पेटियों की सम जलवायु होती है और भूमि प्राय मैदानी होती है। अब इसके बाद में सेकंड होती है वो दूसरी, तो उसके बारे में जलवायु यानी क्लाइमेट, यानी सर्वाधिक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहले नंबर पर स्थिति मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारक है वो है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्लाइमेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करता है। वो प्रभावित करने का सीधा सा इसका रीजन है कि जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि संसार के सबसे अधिक बसे हुए मानसूनी जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश हैं, जिसमें चीन है, जापान है, वियतनाम है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान और भारतवर्ष की जलवायु मानसून। अब भारतवर्ष की जो जलवायु है वो भी कैसी है? मानसूनी जलवायु मानी जाती है। भारतवर्ष की जो जलवायु है, भारतीय की जलवायु को मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। जलवायु के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की जलवायु को मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब इसमें तथा पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय है। इन प्रदेशों में बड़े मानव समूह का क्या होता है? निवास स्थान होता है। जिन प्रदेशों की जलवायु अति उष्ण और शुष्क है, जैसे सहारा का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, थार है, कालाहारी है, आटाकामा है और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल भी है, वहाँ बहुत कम एक मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम आबादी पाई जाती है, क्योंकि ये जितने भी मरुस्थल हैं उसमें एक मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी कम है। अति उष्ण और अति आर्द्र वनों में भी जनसंख्या कम है, जैसे अमेजन व कांगो बेसिन में। हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार की जलवायु की जनसंख्या के निवास के लिए अत्यंत कठोर है। भूमि की बनावट नेक्स्ट है, थर्ड है भूमि की बनावट। अब जो भूमि की बनावट है, इस भूमि की बनावट की अपने बात करें तो इस भूमि की बनावट में मैदानी भागों में भूमि समतल होती है और वहाँ खेती करने की भूमि तथा सिंचाई, परिवहन, व्यापार की सुविधा भी होती है। तो मैदानी भागों में भूमि समतल होती है। भूमि समतल होती है, मैदानी भागों में भूमि समतल होती है और वहां खेती करने और
और वहाँ खेती करने को भूमि तथा सिंचाई को भूमि तथा सिंचाई, परिवहन और व्यापार, परिवहन और व्यापार की सुविधा होती है, व्यापार की सुविधा होती है। इसी कारण से यानी इन कारणों को देखते हुए मैदान प्रमुख संघन आबाद पाए जाते हैं। अब है जल पूर्ति, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ और है जल की पूर्ति, पांचवा है मिट्टियाँ, छठा है मिट्टियों के बाद में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, सातवां है शक्ति के साधन, आठवां है शक्ति के साधन के बाद में ये मुख्य रूप से ये पॉइंट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो प्राकृतिक कारक हैं, उन प्राकृतिक कारकों में स्थिति है, जलवायु है, जलवायु के बाद में भूमि की बनावट है, जल की पूर्ति, जहां पर अधिक से अधिक जल की सुविधा होगी वहां जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। मिट्टियां, जहां पर उपजाऊ भूमि होगी, नदियों द्वारा जो ध्रुव मिट्टी है उसका जमाव क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी। खनिज पदार्थ, जहां पर खनिज पदार्थों का यदि अपने को पता है और वहां दोहन किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या अपने आप में वहां जनसंख्या का क्या होता है, हो जाता है, खड़ा हो जाता है। शक्ति के साधन, अब शक्ति के साधनों की बात करें जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये पदार्थ यदि अपने को प्राप्त हो रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी जनसंख्या काफी अधिक रहने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक, सेकंड है सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारकों में फर्स्ट है आर्थिक उन्नति की अवस्था, आर्थिक उन्नति की अवस्था। सेकंड है सामाजिक प्राविधिक उन्नति का स्तर, प्राविधिक स्तर का आधार। अब है सामाजिक कारण, सामाजिक कारक, सामाजिक कारक और है राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक। और छठा है मानवीय छांट की सीमा, मानवीय छांट की सीमा। ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, जिसमें प्राकृतिक कारणों को अपने 6 भागों 7 भागों में बांट रहे हैं। स्थिति है, जलवायु है, भूमि की बनावट है, जल की पूर्ति है, मिट्टियां हैं, खनिज पदार्थ है, शक्ति के साधन है। उसके बाद में सांस्कृतिक कारकों में भी आर्थिक उन्नति की अवस्था है, प्राविधिक स्तर का आधार है, फिर सामाजिक कारक के बाद में राजनीतिक कारक और राजनीतिक कारक के मानवीय कारक। ये आपको यानी एक जनसंख्या के एक तो आवासीय क्षेत्र हो गया और एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही मोस्ट पर्सन है, हमेशा ये एक्सट्रीम होता है।
यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको सबसे बहुत ही मुख्य प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमेशा क्या आता है। तो आज यहाँ तक कि कल अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।